हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार शेखावाटी एजुकेशन पावर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो अपना टॉपिक चालू करेंगे वो रहेगा आज अपना हिंदी का टॉपिक वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, तो देखो दोस्तों, अध्ययन करते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण, देखो वर्ण क्या होता है, किसे कहते हैं। वर्ण मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ण किसका भाग है। किसका भाग है भाई? भाषा का। किसका है? भाषा का। यानी भाषा के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं भाषा के अंग? भाषा के अंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है दोस्तों वाक्य विचार। देखो अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? वर्ण विचार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वर्ण अभी परिभाषा बताएगा कि मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अखंड एक शब्द आया था, क्या? अखंड। उसके साथ में अर्थ भी बता दिया मैंने। अखंड इसका टुकड़ा करेंगे तो क्या बन के आ रहा है? अधन खंड। ये संधि विच्छेद तो है लेकिन ये संयोग रूप है। किस रूप में है? संयोग रूप से है। अ का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? नहीं के अर्थ में। खंड का क्या होता है? टुकड़ा। क्या होता है भाई? टुकड़ा। जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता वही क्या है? वर्ण। अब देखो यहाँ पर एक शब्द हो रहा था, क्या? भाषा। भाषा क्या होती है? यानी मनुष्य के आपस के जो विचारों का जो आदान प्रदान होता है वही क्या कहलाती है? भाषा। वही क्या कहलाती है? भाषा। तो देखो ये भाषा की परिभाषा बताई मैंने। अब जो वर्ण है इसके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं ये कि वर्ण होते कौन कौन से हैं। देखो जैसे मान लो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? क, आगे लिखा ग, ख, ग, यानी ख, ग, ग, अ, यानी देखो अब यहाँ पर क्या इसका टुकड़ा हो सकता है? इनको क्या बोला जाता है? क, ख, ग, गह। अच्छा, अब देखो एक ये होता है जैसे इसके अंदर किसकी ध्वनि आ रही है साथ में? क, ख, ग, घ। यहाँ पर जो अ है यहाँ पर भी अ आ रहा है लेकिन इसको किस में शामिल किया गया? यहाँ पर ये किया गया है वर्ण में, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो सकते। उसी प्रकार अ का टुकड़ा नहीं हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ देखो क्या क का टुकड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या भाई? नहीं हो रहा है। इसलिए ये भी अपने आप में क्या है? वर्ण। परिभाषा यही कह रही थी जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अब ये देखो क दे रखा, क्या दे रखा? क। क के अंदर क्या है? अ की ध्वनि आ रही है साथ में। किसकी ध्वनि आ रही है? अ की। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? टुकड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? टुकड़ा हो रहा है। यानी क्या होता है? जो मुख से उच्चरित जो ध्वनि होगी और बिना बाधा रुकावट के झटके से बाहर निकलती है वो क्या कहलाता है दोस्तों? अक्षर। क्या कहलाता है? अक्षर। एक तो शब्द आया आपके वर्ण और एक क्या आया? अक्षर। कई बार एक ही मान लेते हैं लेकिन इनमें थोड़ा अंतर होता है दोस्तों। ये जैसे ये अपने आप में क्या है? सभी के सभी क्यों उनका क्या टुकड़ा हो रहा है, तो ये अपने आप में क्या है? सब क्या है? अक्षर। और ये क्या है? वर्ण। ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से वर्ण है या अक्षर कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे राम। क्या लेते हैं? राम। राम बिना बाधा रुकावट के झटके से बाहर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया दोस्तों? ये अक्षर हो गया, ये वर्ण नहीं है क्योंकि इसके टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हमने की। फिर उसके बाद जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मुख से उच्चरित आवाज या जो ध्वनि होती है, एक शब्द आ रहा है आपके सामने, क्या है? ध्वनि। अब देखो ध्वनि जो शब्द है किसे कहते हैं? ध्वनि एक क्या होती है? कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। यानी कोई भी वस्तु हो चाहे कुछ भी ठोस पदार्थ हो, उनकी जो ध्वनि होगी वही कंपन होगा, वही क्या है? ध्वनि। जैसे मुख से जो निकल रही आवाज ये क्या है? ध्वनि है अपनी। ठीक है। अब देखो ये किससे हो रही है? मुख से, या वस्तु उसकी गिरने की हो चाहे आवाज, वो भी आवाज की ध्वनि है। तो मुख से उच्चरित जो क्या है? आवाज, वही क्या है? ध्वनि दोस्तों, वही क्या है? ध्वनि। ठीक है। अब देखो
आपसे क्वेश्चन यहाँ से मुख्य रूप से जो मैं लेके जा रहा, मेरा उद्देश्य है लेके जाने का वो है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, या अर्थ के आधार पर भी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ लिया जाता है। उनके बारे में अपन थोड़ा विचार करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने पहले क्या शब्द लिया, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। मैंने क्या बोला, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो देखो ये क्या है, यहाँ शब्द क्या आ रहा है, इसका विग्रह करते तो क्या निकल के आ रहा है, मुख्य धन इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो मुख्य यानी मुख्य से उच्चरित जो आवाज है वही क्या है, ध्वनि। उसी को क्या कह रहे थे अपन, ध्वनि। तो इसका मतलब मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई, ध्वनि कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, ध्वनि। ठीक है, और इसी ध्वनि को अपन क्या दे दें, लिखित रूप। क्या दे दें, लिखित रूप। तो ये क्या बोला मैंने, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है दोस्तों, वो होता है क्या, वर्ण। लिखित रूप की ध्वनि को लिखित रूप देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमेशा वर्ण, जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वर्ण। फिर उसके बाद जो मैंने एक और बताया कि अर्थ के आधार पर, क्या बोला मैंने, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है दोस्तों। देखो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, पर वर्ण लिख रहा हूँ। यहाँ क्या लिख रहा हूँ, वर्ण। क्या लिख रहा हूँ, वर्ण। कई क्या सोचते हैं वर्ण ही तो होती होगी, नहीं, वर्ण नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्या ये मैंने क्या लिखा, क, ये क्या लिखा, ख, क्या अपने आप में अर्थ देते हैं दोस्तों यहाँ पर, नहीं, स्पष्ट अर्थ नहीं, बल्कि जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है, क म ल, है ना, क म ल, इसी प्रकार लिखा मैंने क म। अब यहाँ देखो, जैसे ये शब्द क्या है, वर्णों का मेल, ये वर्ण है, सभी वर्ण, और इनका क्या हो जाए, मेल हो जाता है। क्या हो जाता है, मेल। और वर्णों का मेल हमेशा क्या कहलाता है, शब्द। जैसे ये क्या बन गया, कमल। क्या बन गया, कमल। ये अपने आप में अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल। क्या नाम, जैसे या कोई तो नाम हो सकता है, या क्या फूल का नाम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो क्या आ रहा है, शब्द आ रहा है क और म वर्ण आ रहा है, और दोनों मिल गए, दोनों का वर्णों का मेल हुआ तो क्या बना, कम। कम का अर्थ यहाँ क्या निकल के आता है, थोड़ा। कम का अर्थ क्या होता है, थोड़ा या अल्प होता है, थोड़ा या अल्प। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपने आप में ये क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं दोस्तों, अर्थ दे रहे हैं। इसी प्रकार जैसे कई बार क्या होता है कि वाक्य भी तो अर्थ देता है। जैसे ये क्या है, कमल, ये क्या बन गया, शब्द। अच्छा, ये भी क्या अपने आप में शब्द, वर्णों का मेल हो रहा है। इसी प्रकार आगे क्या लिखा, लड़का है, ये अपने आप में क्या है, ये शब्द है, और इन शब्दों का मेल करेंगे तो क्या अर्थ निकल के आ रहा है, कमल अच्छा लड़का। कमल क्या भाई, अच्छा लड़का। ये अपने आप में वाक्य क्या दे रहा है, अर्थ दे रहा है, क्योंकि साथ में विशेषता बता रहा है लड़के की। ठीक है ना दोस्तों, तो ये अपने आप में ये भी क्या दे रहा है, अर्थ। लेकिन ये क्या हो गई, शब्दों का मेल होकर क्या बन रहा है, वाक्य। तो मतलब इससे छोटी इकाई कौन सी, वाक्य से छोटी इकाई कौन सी, शब्द, क्योंकि शब्द से ही तो क्या बन रहा है, वाक्य। इसलिए तो शब्द है वो भाषा की क्या हो, अर्थ के आधार भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, शब्द हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, शब्द। ठीक है दोस्तों, ये तो ही। अब बात कर ले, मान लो सीधी बात कर ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो हमने 3 भेद किए थे। भाषा के अंग कितने किए थे हमने, 3, सॉरी भेद नहीं होते, अंग होते हैं। भाषा के कितने अंग होते हैं, 3। कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो देखो यहाँ पर तो तीनों में सबसे छोटी इकाई थी वो कौन सी थी, वर्ण थी। इसलिए यहाँ पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, वर्ण होगी। कौन सी होगी, वर्ण। ठीक है, सीधा पूछ लिया जाए तो आपसे। फिर आगे जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यदि ऐसे पूछ लिया जाता है प्रतियोगिता में
कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो मैंने 3 इकाई बताई, अंग बताए, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब शब्द वर्ण से तो क्या बन रहा था, शब्द बन रहा था, शब्द से क्या बन रहा था, वाक्य, यानी वर्णों का मेल शब्द, शब्दों का मेल वाक्य। तो इसका मतलब सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो गई दोस्तों, यहाँ पर वाक्य। कौन सी हो जाएगी, वाक्य दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए, अर्थ के आधार पर भी पूछा जाता। मान लो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी जो इकाई होगी वो भी कौन सी होगी दोस्तों, वाक्य होगी। कौन सी होगी, वाक्य। ये तो सामान्य बात हुई। अब आगे जो बात कर रहे हैं, क्या देखो दोस्तों, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। वैसे मुख्य रूप से जो वर्ण के भेद होते हैं दोस्तों कितने होते हैं, 2। लेकिन यदि अध्ययन करते हैं आप हर जगह तो आप 4 वर्णों का अध्ययन करते हैं, 4 प्रकार के वर्णों का अध्ययन करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 2 भेद बताए गए हैं, हमें 2 को ध्यान रखना है। लेकिन वो चारों के बारे में चर्चा तो बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे मान लो एक तो क्या होता है, जैसे कौन सा होता है, स्वर। दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर व्यंजन। कौन सा हो जाएगा, व्यंजन। ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, अनुस्वार। क्या बोला जाता है, अनुस्वार। और एक किसका नाम लिया जाता है, कोष्टक में लिख देता हूँ, ये अनुस्वार है दोस्तों। नंबर 4 जो बोला जाता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, विसरण। क्या बोला जाता है, विसरण। ठीक है। लेकिन मुख्य भेद कितने होते हैं पूछा जाए तो कितने होते हैं, मुख्य रूप से भेद 2 ही होते हैं। और वर्ण के भेद तो मुख्य रूप से 2 होते हैं, लेकिन कितने अध्ययन के आधार पे देखते हो तो 4 हैं। कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग को भी जोड़ा गया है इसके अंदर। तो देखो आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या सीधी बात कर लेता हूँ पहले। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है और विसर्ग क्या होता है दोस्तों। देखो स्वर क्या होता है, स्वर वे वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, यानी इनको, इन स्वरों को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात बोले तो कि मुख से जो उच्चरित जो हवा होगी फेफड़ों से बाहर निकलती है, और वो जब फेफड़ों से बाहर आके मुख में जब बाहर निकलती तो वह न किसी अंग को स्पर्श करती है, सीधी बाहर निकल जाती। वही क्या है, स्वर, या बोल दे बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजन क्या होता है कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनको किसकी आवश्यकता होती है, स्वरों की। किसकी आवश्यकता होती है, स्वरों की। और जब इनका उच्चारण होता है और जब हवा फेफड़ों से मुख के बाहर आती है, उस समय जिह्वा का भाग किसी न किसी अंग को क्या करता है, स्पर्श करता है। वही क्या है, व्यंजन है दोस्तों। ठीक है। जिह्वा का जो भाग है, जैसे कि मान लो स्पर्श करने की जो अंग है, जैसे कभी कंठ को, कभी तालु, मुर्दा, वत्सरे हैं, और इसी प्रकार से दंते हैं, ओष्ठे हैं, ये प्रकार के अंग होते हैं मुख्य अंग। तो इनको क्या करता है, ये स्पर्श करते बाहर निकलते हैं ये वर्ण। ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। और ये क्या होते हैं, व्यंजन, कि वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, ये क्या आपके सामने क्या आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, अब के देखो बोल के देखेंगे, बोलने से पता चल जाता है बोला तो ये कंठ से होके सीधी बाहर हवा आ रही, कोई बाधा रुकावट नहीं हो रही है। बाधा रुकावट नहीं हो रही है, इसका मतलब सीधा बाहर आ रहा है, तो इसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, स्पर्श नहीं कर रहा है किसी अंग को। दूसरी बात, यहाँ पर क्या टुकड़ा होते हैं, किसी की आवश्यकता हो रही है नहीं ना, तो इसलिए ये क्या है, स्वर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, स्वर। इसी प्रकार यहाँ पर मैं बात कर लूँ यहाँ व्यंजन की। अब व्यंजन में देखें तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, क, ख, ग। अब इनमें देखो आप टुकड़ा करोगे तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ रही है, साथ में स्वरों की पड़ रही है ना। और यहाँ पर जो क बोला गया और क बोला तो उस समय जो कंठ को रुकावट करती हुई, कंठ को रुकावट करती हुई या स्पर्श करती हुई क्या हवा बाहर निकल रही है, इसलिए इसको क्या है, क्या कहा जाएगा, वर्ण। वर्ण का कौन सा भाग, व्यंजन। ठीक है दोस्तों। अब व्यंजन हुआ, ये क्या कहलाए, व्यंजन, क्योंकि इसमें किसकी आवश्यकता, स्वर की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ देखो इधर क्या है, ख, ख के अंदर भी किसकी ध्वनि आ रही है दोस्तों, यहाँ पर अ की आ रही है ना। दूसरी बात, इसको बोल रहे तो कंठ को स्पर्श करते हवा बाहर निकल रही है। ठीक है। इसी प्रकार देखो ग भी है, ग के अंदर भी किसकी ध्वनि आ रही है, अ की। तो यहाँ पर 2 परिभाषाएं सटीक हैं,
चल रही है आपके सामने, परिभाषा के आधार पर पता चल रहा है ये क्या अपने आप में वर्ण है, क्योंकि इनको किसकी आवश्यकता पड़ रही है, स्वरों की आवश्यकता पड़ रही है। देखो अब ये क्या है, अनुस्वार, वे वर्ण जो क्या हो रहे, जो जब उच्चरित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, उच्चरित किए जाते हैं जो वर्ण, और उस समय जो हवा है मुख और नाक दोनों के द्वारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, वही क्या होता है, अनुस्वार। इनको नासिके भी कहा जाता है एक तरह से। देखो जैसे अनुस्वार के अंदर, जैसे यहाँ 2 रूपों में बताया गया है, अंग हो गया अनुस्वार के रूप में कार्य कर रहा है, चंद्र बिंदु जिसके लग जाए मान लो, जैसे आ रहा है, इसी प्रकार ई है, इसी प्रकार ई है ना, इस प्रकार इनके ऊपर चंद्र बिंदु। एक मान लो, एक उदाहरण के तौर पे देखें, ये क्या आ रहा है आपके सामने, आँख, क्या आ रहा है, आँख आ रहा है। तो ये जब बोल रहे हैं उस समय क्या, दोनों देखो, एक तो नाक और मुख द्वारा क्या हो रही है, हवा प्रवाहित हो रही, गूंज भी हो रही दोनों में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर, विसर्ग के रूप में, ये तो चंद्र बिंदु के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब एक क्या होता है अनुस्वार, जैसे आप क्या लिखते हो, कंचन लिखते हो, इसी प्रकार जैसे संजय लिखते हो, यहाँ किसका प्रयोग हो रहा है, अनुस्वार का हो रहा है ना। तो यहाँ पर अनुस्वार का हो रहा है, तो ये किसके द्वारा हवा प्रवाहित हो रही है, नाक व मुख दोनों के द्वारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है दोस्तों यहाँ, ठीक है। अब जैसे विसर्ग है, आप जैसे बोलते हो ना अतः, क्या बोलते हो, अतः। अब इनको विसर्ग, जो विसर्ग होता है वो जीवा का जो पिछला, जीवा का जो मूल भाग होता है, या कंठ के पीछे वाला जो भाग होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं काकल, वहाँ से की क्या होती है, हवा प्रवाहित होती है, वहाँ स्पर्श करती बाहर निकलती है, ठीक है ना। और इसी को विसर्ग यानी अतः, अतः यानी है की ध्वनि साथ, यानी है किसका, है का उच्चारण स्थान क्या होता है, काकल, काकल ही होता है, जीवा का जो मूल भाग होता है वहाँ से टकरा के आती है। तो यहाँ पर इनको भी विसर्ग भी कहा जाता है की ध्वनि के रूप में कार्य भी करता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया चौथा यहाँ पे, क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने स्वर, स्वर कुल कितने होते हैं, व्यंजन कुल कितने होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों स्वर कुल कितने होते हैं, 11 कुल स्वर, और कुल स्वर कितने होते हैं, 11, और कुल व्यंजन पूछा जाए तो दोस्तों कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं दोस्तों यहाँ पर कितने, 33, कितने होते हैं, 33, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब ये बताओ इसका मतलब आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि कुल वर्ण कितने हुए, कुल वर्ण 11 तो क्या हो गए, स्वर हो गए, और 33 क्या हो गए, व्यंजन। तो क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ पर, कुल व्यंजन कितने होते हैं, मुख्य रूप से कुल व्यंजन, और मुख्य रूप से जो कुल व्यंजन पूछा जाता है दोस्तों, तो आप कितने बताओगे, 44, कितने बताओगे दोस्तों, 44, ठीक है। लेकिन पहले ये तो समझो कि 11 स्वर कौन से होते हैं, 33 व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखो दोस्तों 11 जो स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या हो गए, 11 स्वर हो गए। अब बात किसकी कर रहा है, व्यंजनों की। कितने बताया टोटल आपको व्यंजन, 33, और 33 व्यंजन होते कौन कौन से हैं, जैसे जो एक तो कैवर्ग हो गया, कैवर्ग में कितने गुण आते हैं, 5 आते ही हैं, चैवर्ग हो गया, फिर उसके बाद बोले तो टैवर्ग हो गया, उसके बाद बोले तो तैवर्ग, और एक कौन सा होता है, पैवर्ग। तो इनको क्या बोला जाता है, जैसे कैवर्ग में कौन कौन से आगे, क, ख, घ, नंग, क, ख, ग, घ, नंग, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इनको क्या कहा गया है, स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, या बोले तो इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों वर्गीय क्यों कहा, क्योंकि वर्ग के रूप में चारों भुजाएं समान, ठीक है दोस्तों। इस कारण स्पर्श क्यों कहा, क्योंकि ये किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए जो हवा या जो उच्चरित वर्ण होते हैं, और उस समय मुख से जो हवा है वो बाहर निकल जाती है, और जीवा का जो भाग है वो किसी न किसी अंग को क्या करता है, स्पर्श करते, फिर बाद में हवा बाहर निकलती है। तो समझते ही होंगे आप दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुख से उच्चरित जो वर्ण होंगे, मुख से जो उच्चरित वर्ण होंगे, और उस समय जीवा का भाग है वो किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हैं, फिर हवा क्या निकल रही हो, बाहर निकल रही हो, वही क्या है, स्पर्श
व्यंजन दोस्तों। तो टोटल कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25 हो गए। कितने हो गए? 25। और 4 क्या होते हैं? क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। जैसे ये, र, ल और व, ये क्या होते हैं दोस्तों? अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा दिखाई दे देगा आपको। व्यंजनों की बात कर रहे थे। कितने व्यंजन? 33 बताया था, अभी बता के गया हूँ। जैसे कैवरक वाला बता दिया, चैवरक, टैवरक, तैवरक, पैवरक, और फिर उसके बाद स्पर्श व्यंजन की बात कर ली। मैं अंतस्थ की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहे थे? अंतस्थ। चलो, अंतस्थ वर्ण कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ये, र, ल और व। ये, र, ल और व। और 25 क्या बताए थे आपको मैंने? स्पर्श व्यंजन। क्या बताए थे? स्पर्श व्यंजन। चलो ठीक है दोस्तों। एक क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। जो कितने होते हैं कुल दोस्तों? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? श, स, ह। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंते श। ठीक है दोस्तों। अब देखो इस प्रकार से कितने हो गए अपने पास? कुल कितने हो गए? 33 हो गए। जो 29 4 कितने हो गए? 33। तो 11 तो क्या हो गए? स्वर। और 33 कुल कितने हो गए? कुल व्यंजन कितने हो गए? 33 हो गए। सॉरी, कुल व्यंजन कितने हो गए? 33। ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे जो बात कर रहा हूँ आपके सामने, वो रहेगी अपनी क्या, कि आपसे क्वेश्चन क्या करे। ये तो मैंने सीधी बात की कि कुल वर्ण पूछा जाए। मुख्य रूप से हिंदी में कुल वर्ण कितने होते तो आपको कितना बताओगे? 44। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, तो वहाँ दोस्तों आपको कितने बताने हैं? 52। कितने बताने दोस्तों? 52। उनका वर्गीकरण भी बताऊंगा किस प्रकार होते हैं। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, देवनागरी लिपि के अनुसार कुल वर्ण। तो दोस्तों यहाँ कितने बताने हैं? यहाँ पर भी आपको 52। कितने बताने हैं? 52। अब देखो यहाँ पर भी क्या आ रहे? 52 आ रहे ना, क्योंकि देवनागरी लिपि से तो हिंदी वर्णमाला का क्या होता है? विकास होता है। अब देखो मैं आपसे बात कर रहा था 52 कैसे होते हैं। 33 तो व्यंजन मैंने वैसे बता दिया, आपको बताए थे ना। और अब 52 कैसे होते हैं उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेता हूँ। 33 तो ये हो गए। 4 आपने इस नाम सुना होगा, संयुक्त व्यंजन। क्या बोला मैंने? संयुक्त व्यंजन। अब देखो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अक्ष, त्र, गे और शर। अब ये किनसे मिलकर बने होते हैं? पहला तो किससे बना मिलकर होता है? क धन श से, क्ष। तो त्रय किससे बना होता है? तय धन र से। गे किससे बनता है? जय धन ये से। लेकिन आजकल इसका जो प्रचलन रूप है वो कैसे आ गया? क्या बोलते हो उसको? ग धन ये बोलते हो ना, घ। क्या बोलते हो? गे, ये बोलते हो। तो यहाँ पर ग धन ये के रूप में मानक रूप निकल के आ रहा है इसका आजकल। श्रय क्या होता है? श धन क्या होता है? र। ठीक है। अब दोस्तों ये तो होता है, लेकिन कई बार आप ये सोचते हो कि दोनों के हलंत आ जाता है ना, दोनों के हलंत। लेकिन वहाँ ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ध्यान ये रखना है कि क धन क्या आ रहा है? श। और श के अंदर जब क्या निकल जाता हो? ए निकल जाता है, क्योंकि अंदर श के अंदर ए की ध्वनि आ रही थी। अब तो ए निकल गया, तब इसके अंदर क्या आता है? हलंत आता है दोनों। यहाँ पर भी यही बात, ए निकल के आए, यहाँ पर भी यही बात रहेगी लागू नियम, यहाँ पर भी यही बात रहेगी। मतलब ए निकलता तब दोनों के लगेगा हलंत, यहाँ पर वरना नहीं, वरना कह के लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये है संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से देखो 33 तो हमने किए थे, 4 और जोड़ दिए संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों। अब आपसे बात कर लूँ थोड़ा सा आगे, कि यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों थोड़ा सा, उत्क्षिप्त। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त। दूसरा नाम क्या होता है? ताड़न जाल। ठीक है। एक नाम और होता है द्विस्पृष्ट। अच्छा, उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? उत्क्षिप्त का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर उछलता हुआ। ताड़ जात यानी जीभा झटके से बाहर उठेगी और झटके से नीचे गिरेगी। ठीक है दोस्तों। द्विस्पृष्ट 2 अंगों को क्या करेगा? स्पर्श करेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 2 अंगों को स्पर्श करेगा यहाँ। जैसे एक तो जैसे आप बोलते हो अड, क्या बोलते हो? अड। और एक क्या बोलते हो? अड। ठीक है। इसके अंदर जैसे अढ आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? अढ आ रहा है कि नहीं है? तो ये
ये तो कंठ को कर रहा है और ये किसको कर रहा है, मूर्धा, तो दो अंगों को स्पर्श कर रहा है, इस कारण इसको क्या कहा गया, द्विस्पृष्ट कहा गया। ये दोनों क्या कहलाते हैं, छिद्र ताड़नजात या द्विस्पृष्ट कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई। फिर उसके बाद देखो दो ये हो गए अपने पास टोटल, दो टोटल ये हो गए अपने पास, वेरी गुड। फिर आगे बात कर रहा हूं आपके सामने, क्या देखो गिनो, 33 4 कितने हो गए अपने पास, बोलिए 33 4 कितने हो गए अपने पास, 37, और 37 2 कितने हो गए, 39, और 39 और 11 शब्द थे ना अपने पास, 11 शब्द थे, तो कितने हो गए अपने, अभी 50 हुए अभी शायद, कितने हुए 50, कितने हुए 50। ठीक है दोस्तों, अब दो वर्ण और बच गए आपके सामने, वो दो वर्ण होते कौन कौन से, उनकी भी तो बात करेंगे। देखो दोस्तों, मैंने अनुस्वार और विसर्ग पहले पढ़ा चुका हूँ, उनको अयोगवाह वर्ण भी कहा जाता है। वो कौन कौन से थे, अंग और अह, अंग और अह, जिनको क्या कहा जाता है दोस्तों, अयोगवाह है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह है। तो ये दो हो गए अपने पास। तो इस प्रकार संख्या टोटल अपने पास कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पर 52, कितनी हो गई, 52 हो गई, ये देख लो। इस प्रकार से टोटल 52 वर्ण होते हैं दोस्तों, कितने वर्ण होते हैं, 52। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब यहाँ जो मैं पहले दोबारा रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, कुल स्वर कितने बताए आपको, 11 है। फिर कुल व्यंजन कितने बताए आपको मैंने, 33। ठीक है, फिर आज उसके बाद बात की कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार पूछा जाए तो कितने वर्ण बताने हैं आपको, 52। देवनागरी लिपि के अनुसार पूछा जाए तो क्या आपको कितने बताने, 52। वो किस प्रकार होते हैं, जैसे 4 तो आपको मैंने क्या बताया, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और 2 क्या बताया, उच्छिष्ट ताड़नजात व द्विस्पृष्ट, और 2 आपको क्या बताया, अयोगवाह है। ठीक है, तो 11 स्वर और 39 व्यंजन तो है, 41 टोटल हो गए, क्योंकि 2 ये हो गए अपने पास। ठीक है, 41 हो गए वैसे तो, 41 से तो क्या हो गए व्यंजन, और 2 11 स्वर हो गए। इस प्रकार टोटल अपने पास कितने हो गए, 52 हो गए। ठीक है वर्ण, चलो आगे बात करता हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से उठता क्या, मुख्य रूप से आपने कुल स्वर तो पूछ लिया, लेकिन आपसे ये पूछ ले मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर, मात्राओं के आधार पर कुल स्वर के आधार पर कुल स्वर दोस्तों, तो कुल स्वर कितने होते हैं, शाबाश, प्रयास करो, क्वेश्चन बताने, आंसर बताने का प्रयास करेंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ पर कुल स्वर मुख्य रूप से देखते तो कितने होते हैं, 11, लेकिन मात्राओं के आधार पे पूछ रहा है तो वहाँ पर आपकी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। क्यों, क्योंकि आपको क्या है, गिननी तो पड़ेगी, क्यों, गिनती बिना काम बनेगा नहीं आपका, है कि नहीं। तो देखो जैसे मान लो हमने क्या लिखा, ए आ ई उ रे ए आई ओ और औ, ये मुख्य रूप से कितने स्वर हुए, 11। और मैंने पूछा क्या है आपको, मात्राओं के आधार पर कुल स्वर, और मात्राओं के आधार पर जो कुल स्वर होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना पड़ेगा। मात्राओं के आधार पर कुल स्वर यदि पूछा जाए एग्जाम में तो कितने बताओगे आप, कुल स्वर कितने बताओगे दोस्तों। यहाँ पर देखो ए की कोई मात्रा है क्या, पहले दिए देखो है क्या, नहीं। आ के है, बिल्कुल है दोस्तों। ई के है भी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, है ना दोस्तों। ए आई ओ औ, है ना। अब देखो ए की कोई तो मात्रा है नहीं, यहाँ पर देखो आ की मात्रा आ रही, ए, तो इस प्रकार से आपसे देख लो, ए को निकाल दो और बाकी कितनी बच गई अपने पास, 10। तो इस प्रकार से मात्राओं के आधार पर कुल स्वर होंगे वो दोस्तों कितने होंगे, 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन और निकल के आएगा कि हिंदी वर्णमाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपने पढ़ा नहीं होगा अभी तक, मैं बता रहा हूँ आपको। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कुल व्यंजन, क्या पूछ लिया आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कुल व्यंजन आ भी जाए तो ध्यान देना है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कुल व्यंजन, तो दोस्तों पहले मैं क्या कर रहा था, वैसे मुख्य रूप से कुल व्यंजन की बात कर रहा था, तो वहाँ कितने बता रहे थे, मुख्य रूप से कुल व्यंजन जो हैं, मुख्य रूप से कुल व्यंजन, तो दोस्तों वहाँ पर कितने होते हैं दोस्तों, वहाँ होते हैं 33। लेकिन इन्होंने पूछा क्या यहाँ पर, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कुल व्यंजन पूछा है। तो यहाँ पर देखो मुख्य रूप से 25 तो क्या बताए थे आपको, स्पर्श व्यंजन बताए थे। ठीक है दोस्तों, और
क्या बताए थे? स्पर्श व्यंजन। फिर आपसे 4 क्या बताए थे? अंतस्थ। 4 आपको बताए थे मैंने क्या? ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 2 क्या बताया था आपको? उच्छिप्त, ताड़नजात बोल सकते हो उसका नाम, या बोल सकते हो उसको क्या? द्विस्पृष्ठ, है ना। 2 आपको मैंने क्या बताए थे यहाँ पर? 2 वर्ण और बताए थे, वो बताए थे आपको अयोगवाह है। क्या बताए दोस्तों? अयोगवाह को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो कितने हो गए अपने पास? 25 4 कितने हो गए? 29 4 33 और 2 कितने हो गए? 35। और 4 होते हैं दोस्तों यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। किसके कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पर 39। कितने हो गए? 39। तो आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला के अनुसार कुल व्यंजन, तो दोस्तों कितने बताने आपको? 39। कितने बताने हैं? 39। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये इस प्रकार से इनका क्या रहा? वर्गीकरण रहा। ठीक है। अब आगे जो बात कर रहा हूँ कि स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, उनका वर्गीकरण, इनके बारे में अध्ययन करेंगे अपन सामान्य रूप से। तो देखो दोस्तों यहाँ हाँ, मैं जो बात कर रहा था आपसे स्वर और स्वर के भेद, आपसे पूछा जाए स्वर के भेद, तो दोस्तों कितने होते हैं? मुख्य रूप से 3। और यदि आपको अध्ययन के आधार पर स्वर के भेद पूछे जाते हैं तो भी आपको दोस्तों कितने बताने हैं? 3 ही बताने हैं। कितने बताने हैं? 3। अब होते कौन कौन से हैं वो भी तो देखें अपन। होते कितने प्रकार के हैं? 3। पहला होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है दोस्तों? ह्रस्व स्वर। और दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। और तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? प्लुत स्वर। अब देखो ह्रस्व का अर्थ होता है क्या दोस्तों? छोटा। छोटा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा, है ना। प्लुत का 30। देखो परिभाषा क्या होती है? ह्रस्व यानी क्या होता है? छोटा। वे वर्ण या वे स्वर जिसको बोलने में क्या लग रहा हो? कम समय। क्या लग रहा हो? कम समय बोलने में लग रहा हो, वो तो क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे दोस्तों? वे स्वर जिसको बोलने में दुगुना समय लग रहा हो, अर्थात ह्रस्व स्वर की बजाय ज़्यादा समय लग रहा हो, वो कौन सा कहलाएगा? दीर्घ स्वर। अब बात कर रहा हूँ आगे प्लुत स्वर। वे स्वर जिसको बोलने में क्या लग रहा हो? तिगुना समय दोस्तों, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? प्लुत स्वर। अब देखो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको बता देता हूँ, सामान्य रूप से याद करो इनको, है ना। ए आ ई उ री ए आई ओ और औ। ठीक है दोस्तों, ए आई ओ औ आ गया। ठीक है। अब मैंने कहा क्या? ह्रस्व स्वर क्या होता है? छोटा। ह्रस्व स्वर क्या होता है? छोटा। ह्रस्व स्वर क्या होता है? छोटा। ह्रस्व स्वर क्या होता है? छोटा होता है ना, छोटा होता है। इनमें देखो छोटा, मैंने बताया छोटा। अब इसमें देखो छोटे वाले वर्ण कौन से हैं? छोटे वर्ण वाले कौन से हैं? जैसे ऐसे तो क्या बन रहा था? आ। इसे क्या बन रहा था? दीर्घ ई। उसे दीर्घ उ बन रहा था, है ना। इसी प्रकार री है ना। तो बताओ यहाँ पर छोटे कौन हुए? इसका मतलब ए हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री। तो मतलब छोटे स्वर यानी जिसको बोलने में क्या लग रहा हो? कम समय। तो वो कौन कौन से छोटे? ए ई उ और री। तो मतलब आपसे पूछा जाए ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ए ई उ और री। कुल कितने होते हैं दोस्तों? ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से इनकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है, इसलिए मूल स्वर का इनको क्या है? रूप दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दीर्घ यानी बड़ा होता है। दीर्घ यानी क्या होता है? बड़ा। अब देखो ये ए है, ये छोटा था, इसका क्या रूप बना? बड़ा। दीर्घ बड़ा कि नहीं बना? बड़ा। तो इसलिए यहाँ पर जो दीर्घ स्वर है, जैसे ई से बड़ी ई, उ से बड़ा उ, ए आई ओ औ, इन्हीं की प्रजाति, इन्हीं से निकल के आ रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। तो कौन कौन से शामिल किए गए इसके अंदर? आ ई उ ए आई और औ। इस प्रकार से टोटल कितने होते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो बता दिए कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ए आई ओ और
औ। इस प्रकार से टोटल होते हैं 7। अब बात करेंगे क्या प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिसको बोलने में तिगुणास में 3 गुना, 3 गुना, देखो 3 गुना, तभी तो 3 का निशान आता है, चिन्ह से दर्शाया जाता है कि नहीं। तो इसको बोलने में तिगुणास में लगा, इनको बोलने में क्या लग रहा था, दुगुना, जैसे आ लग रहा है ना, और ए को बोल के देखो ए कम समय लग रहा है। और इस पे बोलने में देखो जैसे बोलते हैं ओम, ओम, लग रहा है कि नहीं समय, इसमें 3 बार उच्चारण हो रहा है एक तरह से, है ना। इसी प्रकार जैसे आप बोलते हो जैसे राम, राम, है ना, इस प्रकार से, समझ रहे हो ना बात को। ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर। 3 गुना, 3 का स्नार आ रहा नहीं निशान, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये तो अध्ययन के आधार पे बात की है मैंने, तो आपके सामने अध्ययन के आधार पे बात की है। अब इसके बाद जो बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। आपका धन्यवाद। इससे आगे की बात करूंगा आपका दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन कल दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।